स्टार्ट करते हैं। डे 2 सेशन 3 चैप्टर 6 डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन एंड डाटा वेयरहाउसिंग। तो ये पूरा चैप्टर दो मेन एरियाज़ के ऊपर है। पहला है नॉर्मलाइजेशन, दूसरा है वेयरहाउसिंग। हम इसको बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं वेयरहाउसिंग को। वेयरहाउसिंग का चक्कर ये है कि हमारे पास बेसिकली अगर मैं पूरे डाटा के फ्लो का एक माइंड मैप बनाऊं तो वेयरहाउस किसे कहते हैं? जहाँ पे हम डाटा को स्टोर करते हैं। जैसे फिज़िकली आप देखते हैं गोदाम होते हैं, वेयरहाउसेस होते हैं, वहाँ पे डिफरेंट इन्वेंट्रीज को रखा जाता है। ऐसे ही डाटा के केस में डाटा को भी, जो डाटा हमारा आर्काइव्ड में जा चुका है, जो डाटा मेरे ख़ास इस्तेमाल में नहीं आना, उसको मैं क्या करता हूँ, वेयर हाउस में जाकर डिपॉजिट कर देता हूँ। तो अ स्पेशलाइज्ड डाटाबेस, क्या मतलब? एक ऐसी डाटाबेस जो कि सिर्फ किसके लिए बनी है? स्टोरिंग के लिए। यानी कि इसमें डे टू डे ट्रांजैक्शन नहीं होती। ये सिर्फ किसके लिए बनी है? स्टोरिंग के लिए बनी है और एनालाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कौन सा डाटा? हिस्टोरिकल डाटा। हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन विद बिजनेस इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग ओवर लॉन्ग पीरियड्स। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये वो डाटाबेस है जो कि मेरे डे टू डे काम में नहीं आ रही। यहाँ पे मैंने सिर्फ डाटा को स्टोर किया हुआ है। हाँ, उस वेयर हाउस में जो डाटा पड़ा हुआ है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, बाद में एनालाइज कर रहा हूँ, चैप्टर 3 उसके ऊपर डिफरेंट तरह की प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, उससे रिपोर्ट्स निकलवा रहा हूँ जो कि मेरे पुराने ट्रेंड को जाहिर कर रही है। वर्सेस एक ऐसी डाटाबेस जो कि मेरे डे टू डे काम कर रही है, वो क्या कहलाएगी? ऑपरेशनल डाटाबेस। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस डे टू डे रिकॉर्ड हो रही हैं, ये जो डाटाबेस बन रही है यहाँ पे पीओएस पे। वर्सेस ये वो डाटाबेस है, कौन सी? जो मेरे डे टू डे काम में इस्तेमाल नहीं हो रही। फिर जब मैं डाटा वेयर हाउस की बात करता हूँ तो इसमें कुछ फीचर्स होने चाहिए। कितने? ये 4 फीचर्स होने चाहिए। पहला कौन सा है? सब्जेक्ट ओरिएंटेड। दूसरा कौन सा है? इंटीग्रेटेड। तीसरा टाइम वेरिएंट। चौथा नॉन वोलेटाइल। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई बताएं डाटा वेयर हाउसिंग के कौन से फीचर्स हैं, कौन सा फीचर क्या काम करता है, या आप एक कंसल्टेंट है, आपने जाके डाटा वेयर हाउसिंग का मशवरा देना है, बताएं कौन कौन से फ़ायदे बता के आएंगे। तो पहला फीचर क्या है? सब्जेक्ट ओरिएंटेड। ज़रा गौर कीजिएगा इस फोटो पे। सेल्स अलग है, इन्वेंट्री अलग है, एचआर अलग है। कहता है कि जब आप डाटा को वेयर हाउस में डाल रहे हैं तो आपने उसको अब्रप्टली नहीं फेंकना, उसको डिफरेंट फोल्डर्स में रखना है, डिफरेंट फाइल्स में रखना है, और पता होना चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ क्या पड़ा है? सेल्स पड़ा है, यहाँ पे सिर्फ इन्वेंट्री पड़ी और यहाँ पे सिर्फ मेरा एचआर पड़ा, ताकि डाटा आपस में मिक्स ना हो जाए। सब्जेक्ट ओरिएंटेड। सेकंड इज इंटीग्रेटेड। हर डाटा इस तरह का होना चाहिए कि वक्त पड़ने पे उसको मैं दूसरे डाटा के साथ जोड़ के रिजल्ट निकाल सकूं। डाटा इस तरीके से बनाओ कि दूसरे डाटा के साथ जोड़ के मैं उससे रिजल्ट निकाल सकूं, उसको एनालाइज कर सकूं, इंटीग्रेट कर सकूं, जोड़ सकूं। मगर उसके लिए ज़रूरी क्या है? कंसिस्टेंट फॉर्मेट। अगर ये कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो इंटीग्रेशन अडॉप्ट नहीं की जा सकती। टाइम वेरिएंट। यहाँ पे डाटा कौन सा पड़ा होगा? माजी का के फ्रेश? हिस्टोरिकल। ना पढ़े? स्टोर्स हिस्टोरिकल डाटा फॉर मैनी ईयर्स, और ये डाटा नॉन वोलेटाइल है, यानी कि आप इसको छेड़ नहीं सकते, इसको एडिट नहीं कर सकते, मगर इसको चेंज करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, जो डाटा पड़ा हुआ है उसी को आप यूज़ करके उससे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, मगर इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो सेव है, उसको आप छेड़ नहीं सकते। ड्यूरेबिलिटी याद है, एसेट मॉडल की ड्यूरेबिलिटी। तो ए स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी। वो क्या था?
एक दफ़ा हो गई तो हो गई, उसको पलटा नहीं जा सकता। एक दफ़ा जो डाटा बन गया वो बन गया, अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता। फिर वहाँ पे था आइसोलेशन, अलग अलग रखा जाएगा। गौर करें, अलग अलग रखा जा रहा है। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट फॉर्मेट पे होना चाहिए। अच्छा, डाटा मार्ट्स। डाटा मार्ट किसे कहते हैं? डाटा वेयर हाउस की छोटी बहन, जो कि पिंक कलर की हो। किस कलर की हो? पिंक। बस हमें याद रखने के लिए। डाटा मार्ट बेसिकली एक ऐसा स्पेशलाइज्ड वेयर हाउस है जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज़ ही पड़ी हुई है, कोई और किसी दूसरे सब्जेक्ट का कोई भी डाटा नहीं पड़ा हो। तो डाटा मार्ट क्या चीज़ है? ऐसा वेयर हाउस जिसमें सिर्फ एक ही तरह का डाटा पड़ा हुआ है, सिर्फ सेल्स पड़ी, कोई परचेज नहीं है, कोई रिटर्न नहीं है, कोई कैश नहीं। मगर डाटा वेयर हाउस में क्या होता था? मुख्तलिफ सामान पड़ा होता था। डाटा मार्ट में मुख्तलिफ सामान नहीं है, ये स्पेसिफिकली डिज़ाइंड है फॉर अ यूनिलैटरल डाटा। ये डाटा मार्ट दो तरह की होती है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट डाटा मार्ट वो होगी जो कि एक वेयर हाउस से निकल के बनी होगी। इसको यूँ भी समझा जा सकता है कि एक बच्चा पहले फैमिली के साथ रहता था, अब उसको आदत पड़ी हुई है खर्चा मांगने की, अलग हो के भी डिपेंडेंट किस पे है? फैमिली पे। और एक बच्चा शुरू से ही सेपरेट है, तो वो क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट। ये किसी भी वेयर हाउस पे डिपेंडेंट डाटा मार्ट नहीं है। कौन सी वाली? इंडिपेंडेंट। तो डाटा मार्ट दो तरह की होती है, एक होती है जो वेयर हाउस पे डिपेंडेंट हो, वो कौन सी कहलाती है? डिपेंडेंट डाटा मार्ट। और वो जो वेयर हाउस पे डिपेंडेंट ना हो वो क्या कहलाती है? वो कौन सी कहलाती है जनाब? इंडिपेंडेंट डाटा मार्ट। और डाटा मार्ट होती क्या है? वो पढ़े जरा, सॉरी ये पढ़े, अ स्मॉलर सबसेट ऑफ द वेयर हाउस टेलर्ड कस्टमाइज्ड टू अ स्पेसिफिक बिजनेस यूनिट। यानी कि एक एसबीयू पड़ा हुआ है, सिर्फ सेल्स, सिर्फ मार्केटिंग, सिर्फ फाइनेंस, सिर्फ एचआर। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो आपने अलग कर दिया, अब ये क्या हो गया? फोकस्ड, कस्टमाइज ज़्यादा हो गया और स्पीड ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको पता है एक ही तरह का डाटा पड़ा हुआ है तो उसको ढूंढने में कम टाइम लग रहा होगा। फिर डाटा वेयर हाउसिंग तक सामान पहुंचता कैसे है? थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ETL। थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ETL। दोबारा बोले, ETL। E stands for extract, E stands for extract, T stands for transform, L stands for load। E stands for extract और load। अब पढ़ते हैं स्टेप वन। स्टेप वन क्या है? एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन कहते हैं डाटा पुल करना, डाटा निकालना। इन अदर वर्ड्स डाटा कलेक्ट करना, डाटा कलेक्ट करना, हासिल करना। डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब याद करें, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, ये वही बातें रिपीट करेगा। चैलेंज क्या है? डिफरेंट फॉर्मेट्स के। चैलेंज क्या है? इंटेग्रिटी का चैलेंज है। चैलेंज क्या है? ये डाटा अभी क्लीन नहीं हुआ, ये सिर्फ रॉ फॉर्म में है, एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में है। स्टेप टू क्या होगा? ट्रांसफॉर्म करना, डाटा क्लीनिंग एंड डाटा रिफाइनिंग। यहाँ पे हम क्या करेंगे? रिमूविंग द डुप्लीकेट वैल्यूज, कन्वर्टिंग डाटा इनटू अ प्रॉपर कंसिस्टेंट फॉर्मेट। उसके ऊपर क्या लगा देंगे? कुछ रूल्स। और जो डाटा मर्ज किया जा सकता है उसको मर्ज कर लेंगे, जो सेग्रीगेट करना उसको सेग्रीगेट कर देंगे। तो डुप्लीकेट्स को रिमूव करना, कंसिस्टेंट फॉर्मेट्स पे लेके आना, और क्या था क्लीनिंग के अंदर? एरर्स को रिमूव करना, टाइपिंग मिस्टेक्स को ख़त्म करना, और जो जुड़ सकता है उसको जोड़ देना। ये सारे काम कहाँ पे होंगे? ट्रांसफॉर्म। और जब ट्रांसफॉर्म हो गया उसके बाद लोड कर देना है, जाके फेंक आना है कहाँ पे? डाटा वेयर हाउस में। फेंक कहाँ पे आना है? डाटा वेयर हाउस में। अच्छा, लोड दो तरह का होता है, एक होता है इनिशियल लोड और एक होता है इंक्रीमेंटल लोड।
इनिशियल लोड वो है जो कि आप फर्स्ट टाइम करते हैं। जब आपने फर्स्ट टाइम डाटा को वेयर हाउस में डाला, वो क्या कहलाएगा? इनिशियल। ज़रा गौर कीजिएगा, एक गाड़ी, दो गाड़ी, तीन गाड़ी और चार गाड़ियाँ खड़ी हुई। और इंक्रीमेंटल क्या है? उसके बाद जो भी इजाफी चीज़ आपने वेयर हाउस में डालनी है वो कहाँ पे आ जाएगी? इंक्रीमेंटल लोड में आ जाएगी। ETL समझ आया? तो इंक्रीमेंटल लोड क्या है? एडिंग ओनली न्यू और अपडेटेड रिकॉर्ड्स। और इनिशियल लोड क्या है? वेयर हाउस को भर देना विद ऑल द हिस्टोरिकल डाटा एट वंस, इकट्ठा डाल देना। वो किस में आ जाएगा? इनिशियल लोड में। इंक्रीमेंटल किस में आ जाएगा? जो आप इजाफी चीज़ों को ऐड करते हैं। फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, OLTP। OLTP थोड़ा गौर कीजिएगा पीछे, ये दिस वॉज OLTP। OLTP ऐसी डेटाबेस है जिसमें आज भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ऑनलाइन हो रही हैं। OLTP स्टैंड्स फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। जरा पढ़े पढ़े पढ़े। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कहता है, क्या कहता है? जी, कहता है OLTP सिस्टम्स आर इंजीनियर टू मैनेज रियल टाइम इंस्ट्रक्शंस। रियल टाइम, जो करंट POS से गुजर रहा है, जो ट्रांजेक्शन आ रही सिस्टम में जा रही है, जो आ रही सिस्टम में जा रही है, जो आ रही सिस्टम में जा रही है। यूज फॉर हाई वॉल्यूम ऑफ डाटा, फास्ट है। और डेटाबेस में कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? एटॉमिक रूल फॉलो हो रहा है। तो ये डे टू डे ऑपरेशंस में यूज होता है। कौन से? डे टू डे। इसके फीचर्स क्या है? नंबर 1 रियल टाइम प्रोसेसिंग, नंबर 2 हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, एटॉमिक नेचर का होता है। फिर ये नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस को खड़ी करता है। अभी नॉर्मलाइज्ड सिस्टम क्या होता है, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन, डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक जो कि टेक्निकली इस लेवल में नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज करता है बच्चों को। मैं क्या करूँगा, इसका ओवरव्यू दूंगा, इसके साथ एक एक्सेल की वीडियो शेयर करूँगा Day 2 Session 4 बना के आज ही। तो इसका ओवरव्यू लेके आपने वो एक्सेल की वीडियो एक दफ़ा लाजमी देख लेनी। मैंने उसमें टेबल्स बना के दिखाए हुए हैं। थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, आप इसे 2x पे देख लीजिएगा, मगर देखने ज़रूर है। सर नॉर्मलाइजेशन कहते हैं इज़ अ स्टेप टू ऑर्गेनाइज डेटाबेस टेबल। इट रिड्यूसेस डुप्लीकेट डाटा एंड कीप्स द डाटा एक्यूरेट। इतनी बात समझ आती है? इसमें 3 किस्में होती हैं, 1NF, 2NF और 3NF। इसके बाद भी होती हैं, 4 भी है, 5 भी है, मगर वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। वैसे तो ये भी नहीं होनी चाहिए थी। 1NF का सिंपल फंडा लिख लें, मैं लिखवाता हूँ। सिंपल रूल क्या है? सिंपल रूल फॉर 1NF, इसका सिंपल रूल ये है, हर लाइन आइटम या हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग रो होनी चाहिए। हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग रो होनी चाहिए, या हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग रो होनी चाहिए। हर ट्रांजैक्शन के लिए क्या होनी चाहिए? अलग अलग रो होनी चाहिए। हर ट्रांजैक्शन के लिए सेपरेट रो होनी चाहिए। हर ट्रांजैक्शन के लिए सेपरेट रो होनी चाहिए। जैसे गौर कीजिएगा, अगर सिस्टम में कुछ इस तरह की रिकॉर्डिंग हुई हो, ऑर्डर आईडी 101, सेल में क्या आ रहा है? पेन कॉमा बुक कॉमा बैग,
तो ये 1 2 3 आइटम्स हैं, 3 डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं। तो इनको 3 दफ़ा लिखो, 101 101 101, पेन बुक बैग। 102 में 2 चीज़ें थी, पेंसिल भी था और बॉक्स भी था, तो 102 पेंसिल 102 बॉक्स। तो अगर आपको डाटा दिया जाए और कहा जाए कि उसको कन्वर्ट करो किस में, 1NF के अंदर, तो रूल क्या है, हर ट्रांजैक्शन के लिए क्या होना चाहिए, सिंपल रूल ये है, हर ट्रांजैक्शन के लिए इंडिविजुअल रो होनी चाहिए। कोई भी डाटा एक सेल में रिपीट एक से ज़्यादा ना आए। रिपीट हो सकता है, पेन बुक बैग पेंसिल बॉक्स, इसमें हो सकता है 103 में पेन गया हो, 104 में बुक गई हो, तो यहाँ पे रिपीट हो सकता है। मगर रूल क्या है, हर ट्रांजैक्शन के लिए सेपरेट रो होनी चाहिए, हर एक के लिए क्या होनी चाहिए, सेपरेट रो होनी चाहिए। ये लिखा, ईच प्रोडक्ट इन अ सेपरेट। अब अगर मैं एक एग्जांपल आपको दिखाऊं, ये डाटा दिया हुआ है, जॉन डो कस्टमर है, जेन स्मिथ कस्टमर है। जॉन डो ने क्या लिया, लैपटॉप लिया, माउस लिया, कीबोर्ड लिया। जेन ने क्या लिया, मॉनिटर लिया, प्रिंटर लिया। तो इसको मैं कैसे लिखूं, कुछ इस तरीके से, 1 2 3 4 5 चीज़ें हैं ना, तो यह काउंट करें कितनी रोज बनी है, 5। ऑर्डर आईडी 1 1 1, ये वाला, ये रिपीट हो रहा है, और 2 2 किसका, जेन स्मिथ। आर यू डन विद 1NF, ये सिंपल है। अच्छा, अब आ जाए किस पे, 2NF पे। जब मैं 1 को बनाता हूँ ना, तो मुझे एक चीज़ का नुकसान होता है, क्या, रेपिटिशन आ जाती है। 1 में क्या आ रही है, रेपिटिशन आ रही है। तो 2NF कहता है कि एक तो मैंने ये रेपिटिशन को ख़त्म करना है, दूसरा पार्शियल डिपेंडेंसी को ख़त्म करना। किसको ख़त्म करना है, पार्शियल डिपेंडेंसी को ख़त्म करना। इसको पहले समझ लेते हैं। लेट्स से ये एक टेबल है, 1 2 3 4, गौर से देखें इस टेबल को, कौन से कॉलम्स आ रहे हैं, ऑर्डर आईडी आ रहा है, कस्टमर नेम आ रहा है, प्रोडक्ट्स ऑर्डर्ड और कस्टमर एड्रेस। मुझे देख के बताइए, क्या ऑर्डर आईडी रिपीट हो रहा है, क्या कस्टमर नेम भी रिपीट हो रहा है, प्रोडक्ट्स ऑर्डर्ड भी रिपीट हो सकते हैं, और कस्टमर एड्रेस भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो कंसल्टेंट ये कहता है कि यार डाटा रिपीट नहीं होना चाहिए, हम कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ये मैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूँ, ये इस वक्त क्या है, एक्सटर्नल व्यू। अब मैं कौन हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर, मैंने इसको ठीक करना है। तो रूल्स, अब पहले इसको समझ लें, रूल क्या है। जब भी आपने बनाना हो 2NF, क्या बनाना हो, 2NF, इसका सिंपल रूल ये होता है, कहाँ गया, इसका सिंपल रूल ये होता है कि 2NF के अंदर आपके 3 टेबल बनेंगे। कितने बनेंगे, 3 टेबल बनेंगे। एक तो ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है। अब इसी को चेंज करते हैं। मुझे बताइए, ऑर्डर आईडी किस पे ज़्यादा डिपेंड करता है, कस्टमर नेम पे, प्रोडक्ट्स ऑर्डर्ड पे, या कस्टमर एड्रेस पे। ये किसकी की है, ऑर्डर आईडी किसकी की बन सकती है। देखिए, ऑर्डर आईडी 1 क्या ज़रूरी है कि जॉन डो के नाम का ही बने, 2 ज़रूरी है कि जेन स्मिथ के नाम का ही बने, नहीं, कोई भी कस्टमर इसमें आ सकता था। अच्छा, अगर ऑर्डर आईडी 3 हो, तो हो सकता है कि ऑर्डर आईडी 3 किसके नाम का हो, जॉन डो के नाम का हो। 4 दोबारा किसके नाम का बन सकता है, जॉन डो के नाम का। 5 दोबारा किसके नाम का बन सकता है, जेन स्मिथ के नाम का। आप इनको रोक सकते हैं कि एक दफ़ा तुमने ऑर्डर आईडी बना ली तो दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि जब मैं ऑर्डर का टेबल बनाऊंगा, किसका, ऑर्डर का टेबल बनाऊंगा, तो मुझे बताना है कि किस ऑर्डर में कौन सा प्रोडक्ट मेरा ऑर्डर हुआ। तो एक टेबल मेरा बन गया ऑर्डर आईडी के साथ और प्रोडक्ट्स ऑर्डर के साथ। अब आप ज़रा गौर करें, ऑर्डर आईडी 1 क्या ऑर्डर हुआ था,
लैपटॉप। 1 में क्या ऑर्डर हुआ था? माउस। ये आ गया, ये आ गया। फिर कस्टमर नेम, जो ये कस्टमर है उसी का एड्रेस होगा या किसी और का होगा? उसी का होगा। तो अब एक टेबल मेरा बन सकता है जिसमें क्या आ रहा हो? कस्टमर नेम और कस्टमर एड्रेस। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये चारों के अंदर कौन सी प्राइमरी की आपको लग रही है? प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो एक को एक दफ़ा ही असाइन होता है। तो इसमें कौन सी प्राइमरी की है? ऑर्डर आईडी। कौन सी प्राइमरी की थी? ऑर्डर आईडी। तो यहाँ पे आ गई ऑर्डर आईडी। फिर यही प्राइमरी की उठा के आप यहाँ पे ले आए। सिंपल सा आपको टोटका बता रहा हूँ। पहले आपने क्या किया? प्राइमरी की पकड़ी और उसके साथ उसका रेलेवेंट कॉलम पकड़ लिया, नीचे बना लिया। उसके बाद आपने क्या किया? जो बाकी रह गए थे दो, एक ये रह गया था और एक ये रह गया था, वो पकड़ के ले आए नीचे और यही प्राइमरी की आपने उठा के रिपीट कर दी। तो ये टोटके मैंने उस एक्सेल में बताया हुआ, वो तकरीबन घंटे का लेक्चर है। कम टाइम में इसको दोबारा से लेके चलना और एक्सेल पे करना तो पॉसिबल नहीं है, बट आपने वो लाजमी देख लेना है। उसके बगैर सुबह अपने क्लास में नहीं आना। बात समझ आ रही है? ये इसी के डे 4 के साथ अपलोड हो जाएगा। तो उसमें ये हाँ सेशन 4, तो ये 1NF 2NF और 3NF की जो भी कहानी है वो वहाँ पे 4-5 एग्जांपल्स के साथ मैंने करवाई हुई है, डिफरेंट टेबल्स बना के। तो वो बड़ा मज़े का वो एक बन जाता है। अच्छा, लास्ट OLTP और डाटा वेयर हाउसिंग में फ़र्क। सर OLTP रियल टाइम, वेयर हाउसिंग हिस्टोरिकल। OLTP में स्मॉल डाटा है, करंट जो डेली आ रहा है, इसमें लार्ज डाटा है। ये हाईली नॉर्मलाइज्ड है, इसको करना पड़ता है। इसमें इंसर्ट की ऑप्शन भी होती है, अपडेट की होती है, मगर ये तो स्टोर हो चुका है, इसको चेंज नहीं कर सकते। फास्ट ट्रांजैक्शंस इसमें इतनी फास्ट नहीं होती। ये शॉर्ट क्यूरीज के लिए है, वो ज़रा बल्क डाटा के लिए है। तो ये एक टेबल गिवन आपकी किताब में, कोई सी 4-5 बातें ज़हन में रख लें, डिफरेंस अगर आ गया तो उसको आंसर किया जा सकता है। विद दिस चैप्टर 6 हमारा ख़त्म होता है। हाँ जी, तो चैप्टर 6 के जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं वो कौन से हैं? नॉर्मलाइजेशन इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है। डाटा वेयर हाउसिंग OLTP में क्या फ़र्क है वो सेकंड प्रायोरिटी पे है। ETL का प्रोसेस एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड टेस्ट कर सकता है, हाईली इंपॉर्टेंट, और डाटा मार्ट मीडियम लेवल लगता है। अगेन इसमें भी कोई ग्रीन लाइन आइटम नहीं है क्योंकि 5-6 से लाजमी सवाल बनना, तो आप कोई भी चीज़ इसको छोड़ के एग्ज़ाम में नहीं जा सकते हैं। फिर इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ये 4 हैं, तो इनको भी आप एक नज़र लाजमी देख लेना है ताकि आपकी इसमें भी ग्रिप आ जाए। ठीक है जी, अब उसको फॉर्मली एड करते हैं।